हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर आज पुनः। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम आपको क्लास 10th हिस्ट्री के खंड 3 में जो चैप्टर रोज़ाना की ज़िंदगी, संस्कृति और राजनीति है, यानी कि चैप्टर है मुद्रण, संस्कृति और आधुनिक विश्व के बारे में जो भी संपूर्ण प्रश्नोत्तरी होंगे उसको हम आपको बिल्कुल आसान से बताएंगे। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आने वाली हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, आज का अपना वीडियो हम शुरू करते हैं। इसका हमारा पहला प्रश्न है, 19वीं सदी में भारत में महिलाओं पर मुद्रित पुस्तकों, छपी किताबों के किन्हीं 3 प्रभावों की व्याख्या करनी है। महिलाओं ने मुद्रण के विकास के साथ ही अपने जीवन तथा अनुभवों के बारे में लिखना आरंभ किया। अनेक पत्रिकाओं द्वारा महिलाओं की शिक्षा का समर्थन किया गया तथा इस दिशा में विशेष प्रयास भी किए गए। आरंभिक 20वीं सदी में महिलाओं द्वारा संपादित कुछ ऐसी पत्रिकाएं भी थी जिनमें विभिन्न मुद्दों जैसे महिला शिक्षा, व्यय, विधवा पुनर्विवाह एवं राष्ट्रीय आंदोलन आदि पर चर्चा की गई। इन पत्रिकाओं में फैशन के पाठ तथा छोटी कहानियों एवं धारावाहिक उपन्यासों के रूप में महिलाओं के मनोरंजन के लिए पर्याप्त सामग्री भी होती थी। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, दूसरा प्रश्न है, जाति भेद के विरुद्ध निम्न जातीय आंदोलनों के प्रणेता ज्योतिबा फुले के योगदान की व्याख्या करनी है। तरह अपना, जाति भेद के संबंध में तरह तरह की पुस्तिकाएं एवं निबंध 19वीं सदी के अंत में लिखे जाने लगे थे। निम्न जातीय आंदोलनों के प्रणेता ज्योतिबा फुले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी में जाति प्रथा के अत्याचारों पर लोगों का ध्यान आकृष्ट किया। ज्योतिबा फुले ने महिलाओं को भी पुरुषों के नाम समाज में अधिकार और न्याय दिलाने का प्रयास किया। उन्होंने जाति प्रथा के विरुद्ध काफ़ी लिखा और उनके लेख पूरे भारत में पढ़े गए। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, मुद्रण क्रांति क्या है, इसका फ्रांस की क्रांति पर क्या प्रभाव पड़ा। छापे खाने का आविष्कार केवल तकनीकी दृष्टि से नाटकीय परिवर्तन का आरंभ नहीं था, बल्कि पुस्तक उत्पादन के नए तरीकों ने लोगों का जीवन ही बदल दिया। मुद्रण के माध्यम से सूचना और ज्ञान से संध्या और सत्ता से उनका रिश्ता ही परिवर्तित हो गया। छापे खाने के आविष्कार से लोक चेतना परिवर्तित हुई और चीज़ों को देखने का लोगों का दृष्टिकोण भी परिवर्तित हो गया। फ्रांसीसी क्रांति के लिए अनुकूल परिस्थितियों के निर्माण में मुद्रण संस्कृति उत्तरदायी है, जो इस प्रकार है। सत्रह सौ 80 के दशक तक राजशाही और उसकी नैतिकता का मजाक उड़ाने वाले साहित्य का ढेर लग चुका था। इस साहित्य ने लोगों को पुरातन पंथ के खिलाफ भड़काया। छपाई के चलते ज्ञानोदय के चिंतकों के विचारों का प्रसार हुआ। उनके लेखन में कुल मिलाकर परंपरा, अंधविश्वास और निरंकुशवाद की आलोचना प्रस्तुत की। छपाई के वाद विवाद संवाद की नई संस्कृति को जन्म दिया। इस तरह बनी सार्वजनिक दुनिया से सामाजिक क्रांति के नए विचारों का सूत्रपात हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, चौथा नंबर है,
19वीं सदी में प्रकाशन के विभिन्न पहलू क्या थे, किन्हीं तीन का उल्लेख कीजिए। बच्चे, महिलाएं और मजदूर 19वीं सदी में प्रकाशन के तीन विभिन्न पहलू थे। यूरोप में 19वीं सदी में जनसाक्षरता क्षेत्र में अत्यधिक प्रगति की, जिसके बल पर महिलाओं और बच्चों के रूप में बड़ी मात्रा में नया पाठक वर्ग तैयार हुआ। 1857 में फ्रांस के बाल पुस्तकें छपने के लिए एक प्रेस मुद्रणालय स्थापित किया गया। इस दौरान में महिलाएं पाठिका और लेखिका की भूमिका में बहुत अहम हो गई। 19वीं सदी में जब उपन्यास छपने लगे तो महिलाएं उनका अहम पाठक मानी गईं। 17वीं सदी में ही किराए पर किताब देने वाले पुस्तकालय अस्तित्व में आ गए थे। 19वीं सदी के इंग्लैंड में ऐसे पुस्तकालयों का उपयोग सफ़ेद कॉलर मजदूरों, दस्तकारों और निम्नवर्गीय लोगों को शिक्षित करने के लिए किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, मुद्रण संस्कृति क्या है, इसमें चीन की क्या भूमिका है। किसी काल विशेष में एक राष्ट्र या समूह विशेष के रीति रिवाजों, स्थाओं, कला, जीवन जीने और सामाजिक संगठन की प्रकृति और प्रवृत्ति को शब्दों में निरूपित तथा प्रसारित करने वाले समूह संचार माध्यम अर्थात समाचार पत्र, पत्रिकाएं, उपन्यास, कहानियाँ आदि को सम्मिलित रूप से मुद्रण संस्कृति कहते हैं। लगभग 594 ईस्वी से चीन में स्याही लगे काठ के ब्लॉक का तख्ती पर कागज को रगड़कर किताबें छापी जाने लगी थी। एक लंबे अरसे तक मुद्रित सामग्री का सबसे बड़ा उत्पादक चीनी राजतंत्र था। चीन में 17वीं सदी तक आते आते मुद्रित सामग्री में उपभोक्ता केवल विद्वान और अधिकारी ही न रहे, बल्कि व्यापारी अपने रोज़मर्रा के कारोबार की जानकारी लेने के लिए मुद्रित सामग्री का उपयोग करने लगे। पश्चिमी शैली के विद्यालयों की आवश्यकताओं को पूरा करने वाला शंघाई प्रिंट संस्कृति का पहला केंद्र बन गया। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, गुटेनबर्ग कौन था, मुद्रण के क्षेत्र में उसकी क्या भूमिका थी। गुटेनबर्ग कौन था, वह क्यों प्रसिद्ध है। तो व्यापारी पिता की संतान योहान गुटेनबर्ग खेती की एक बड़ी रियासत में पला बढ़ा था। बचपन से ही वह तेल व जैतून फेरने की मशीनों को देखकर बहुत बड़ा हुआ था। उसने क्रमशः पत्थर पॉलिश करने, सुनारी और शीशों को इच्छित आकृतियों में गढ़ने की कला की दक्षता प्राप्त की। 1448 में उसने छपाई संबंधी यंत्र बनाने में सफलता प्राप्त की। उसने 3 वर्ष में बाइबिल की 180 प्रतियां छापी थी। उस समय के तकनीकी ज्ञान और निपुणता को देखते हुए अत्यंत तीव्र गति कही जाती है, किंतु वह नई तकनीकी हाथ में किताबों को छापने की तकनीकी की पूरी तरह स्थान नहीं ले सकी। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, मुद्रण संस्कृति ने भारतीय राष्ट्रवाद के विकास में क्या मदद की। भारत में सर्वप्रथम पुर्तगाली धर्म प्रचारक 16वीं सदी में प्रिंटिंग प्रेस लेकर गोवा आए। जेsuit पुजारियों ने कोंकणी भाषा सीखी और अनेक पुस्तिकाएँ छापी। 1674 ईस्वी तक कोंकणी और कन्नड़ भाषाओं में लगभग 50 किताबें छप चुकी थी। कैथोलिक पुजारियों ने 1579 में कोचीन में पहली तमिल किताब छापी और 1713 में पहली
मलयालम। किताब छापने वाले भी वही थे। डच प्रोटेस्ट धर्म प्रचारकों ने 32 तमिल किताबें छापी, जिनमें से कई पुरानी किताबों का अनुवाद थी। जेम्स ऑगस्टन डिंकी ने 1780 में बंगाल गजट नामक एक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन शुरू किया। यह पत्रिका भारत में प्रेस चलाने वाले औपनिवेशिक शासन से आज़ाद निजी अंग्रेजी उद्यम थी और इसे अपनी स्वतंत्रता पर अभिमान था। डिंकी ढेर सारे विज्ञापन छापता था, जिनमें दासों की बिक्री से जुड़े विज्ञापन भी शामिल थे। नेक्स्ट प्रश्न में आप ये प्रश्न जो हैं तो वर्णात्मक 6 अंक वाले होते हैं। इनमें पहला प्रश्न जो हमारा है, भारत में स्वतंत्रता से पहले प्रेस पर लगी पाबंदियों के बारे में बताइए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रारंभ में प्रेस पर प्रतिबंध सिर्फ उन मुद्रित सामग्रियों को नियंत्रित करने के लिए लगाए जो कंपनी के कुशासन की आलोचना करते थे। सर्वोच्च न्यायालय ने 1820 ईस्वी के दशक तक प्रेस की आज़ादी को नियंत्रित करने वाले कुछ कानून पास किए और कंपनी ने ब्रिटिश शासन व उत्सव मनाने वाले अखबारों के प्रकाशन को प्रोत्साहन देना चालू कर दिया। नेक्स्ट प्रश्न पे अपने आप देखेंगे। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अंग्रेज सरकार ने भारतीय प्रेस पर कौन कौन से प्रतिबंध लगाए थे। लॉर्ड वेल्लेस्ली ने 1799 ईस्वी में प्रेस नियंत्रण अधिनियम द्वारा सभी समाचार पत्रों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए संपादक, मुद्रण तथा मालिक का नाम समाचार पत्र में देना अनिवार्य कर दिया। लॉर्ड ने 1818 ईस्वी में इस अधिनियम को समाप्त कर दिया था। 1823 ईस्वी में कार्यवाहक गवर्नर जनरल एम्स ने अनुज्ञप्ति नियम द्वारा मुद्रक प्रकाशक के कार्यालय स्थापित करने के लिए लाइसेंसी अनिवार्य कर दिया था। इसके द्वारा राजा राम मोहन राय के मिरातुल अखबार पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न अपना, मुद्रण संस्कृति ने फ्रांसीसी क्रांति के लिए किस प्रकार अनुकूल परिस्थितियां तैयार की, स्पष्ट कीजिए। अनेक इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि मुद्रण संस्कृति में फ्रांसीसी क्रांति के लिए वातावरण तैयार किया। इसके पक्ष में निम्न तर्क प्रस्तुत किए जा सकते हैं। मुद्रण संस्कृति ने चर्च की धार्मिक और राज्य की निरंकुश सत्ता पर प्रहार करते परंपरा पर आधारित सामाजिक व्यवस्था को दुर्बल कर दिया। मुद्रण संस्कृति से वॉल्टेयर और रूसो जैसे लेखकों के समानता और स्वतंत्रता संबंधी विचार दुनिया भर में पहुंचने लगे। उनके पाठक दुनिया को तार्किक नज़रिए से पढ़ने लगे। छपाई में वाद विवाद संवाद की नई संस्कृति को जन्म दिया। सारे पुराने मूल्य संस्थाओं और कायदों पर आम जनता ने फिर से सोचना शुरू कर दिया। इस तरह बनी सार्वजनिक दुनिया से सामाजिक क्रांति के नए विचारों का सूत्रपात हुआ। प्रश्न पे देखेंगे, भारत में प्रिंटिंग प्रेस के आगमन पर विवरण कीजिए। प्रिंटिंग प्रेस पहल 16वीं शताब्दी में भारत के गोवा में पुर्तगाली धर्म प्रचारकों के साथ आया। जेsuit पुजारियों ने कोंकणी सीखी और कई पुस्तकें छापी। 1674 ईस्वी तक कोंकणी तथा कन्नड़ भाषाओं में लगभग 50 किताबें छप चुकी थी। कैथोलिक पुजारियों ने 1579 ईस्वी में कोचीन में पहली तमिल किताब छपी।
नेक्स्ट प्रश्न है अपना, इसके जो है तो कारण देने हैं, देखेंगे। निम्नलिखित के कारण दे। वुडवर्क प्रिंट या तख्ती की छपाई यूरोप में 1295 ईस्वी के बाद आई। मार्टिन लूथर मुद्रण के पक्ष में था और उसने इसकी खुलेआम प्रशंसा की। रोमन कैथोलिक चर्च ने 16वीं सदी के मध्य से प्रतिबंधित किताबों की सूची रखनी शुरू कर दी। महात्मा गांधी ने कहा कि स्वराज की लड़ाई दरअसल अधिविक्त प्रेस और सामूहिकता के लिए लड़ाई है। इसके जो है हमें कारण बताने हैं। का नंबर में आपको तो वाल्क प्रिंट या तख्ती की छपाई यूरोप में 1295 ईस्वी के बाद आई। इसके निम्नलिखित कारण थे। वाल्क प्रिंट या तख्ती की छपाई यूरोप में 1995 ईस्वी तक नहीं आने का एक मुख्य कारण यह था कि कुलीन वर्ग, पादरी और भिक्षु संघ पुस्तकों की छपाई को धर्म के विरुद्ध मानते थे। मुद्रित किताबों को सस्ती और अश्लील मानते थे, अतः पुस्तकों की छपाई को प्रोत्साहन प्रारंभ में नहीं मिला। 1295 ईस्वी में मार्को पोलो नामक महान खोजी यात्री चीन में काफ़ी सालों तक खोज करने के बाद इटली वापस लौटा। मार्को पोलो चीन के आविष्कारों की जानकारी लेकर इटली आया। मार्टिन लूथर का मुद्रण के पक्ष में समर्थन। कैथोलिक धर्म में सुधार के इच्छुक मार्टिन लूथर ने मुद्रण का समर्थन किया और इसकी सार्वजनिक रूप से प्रशंसा की। मार्टिन लूथर ने 16वीं सदी में रोमन कैथोलिक चर्च की कुरीतियों एवं बुराइयों की आलोचना की और इसके लिए आंदोलन चलाया। 1517 ईस्वी में मार्टिन लूथर ने चर्च तथा मठों में फैले भ्रष्टाचार को दूर करने के उद्देश्य से 95 थीसिस की रचना की। ग नंबर में 16वीं सदी के मध्य में रोमन कैथोलिक ने प्रतिबंधित किताबों की सूची रखनी शुरू की। इसका कारण यह है कि छपे हुए लोकप्रिय साहित्य के माध्यम से शिक्षित लोग धर्म की अलग अलग व्याख्या से परिचित हुए। 16वीं सदी तक इटली की आम जनता को किताबों को पढ़ना शुरू कर दिया था। आम जनता उन किताबों के आधार पर बाइबिल के नए अर्थों से परिचित होने लगी। ये लोग पुस्तकों के माध्यम से ईश्वर और दृष्टि का सही अर्थ समझ पाए। इसमें रोमन कैथोलिक चर्च में काफ़ी प्रतिक्रिया हुई। ऐसे धर्म विरोधी विचारों को दबाने के लिए रोमन चर्च ने इनक्विजिशन यानी धर्मद्रोहियों को सुधारना आवश्यक समझा। घ नंबर में देखेंगे, महात्मा गांधी जी ने कहा कि स्वराज की लड़ाई दरअसल अभिव्यक्ति, प्रेस और सामूहिकता की लड़ाई है। भारत सरकार अब जनमत को व्यक्त करने और बनाने के इन 3 शक्तिशाली औजारों को दबाने की कोशिश कर रही। स्वराज, खिलाफत और असहयोग की लड़ाई में सबसे पहले इन संकटग्रस्त आज़ादियों की लड़ाई है। वाणी की स्वतंत्रता, प्रेस की आज़ादी और सामूहिकता की आज़ादी को गांधी जी ने अधिक आवश्यक बताया। नेक्स्ट प्रश्न नंबर पे आप देखेंगे, 19वीं सदी में भारत में मुद्रण संस्कृति के प्रचार को इनके लिए क्या मतलब था। महिलाएं, गरीब जनता, सुधारक, छापे खाने, प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार से समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। किन्हीं 3 बिंदुओं पर प्रकाश डालिए। महिलाएं। 19वीं सदी में भारत में मुद्रण संस्कृति के प्रचार का महिलाओं पर प्रभाव निम्न रूप से स्पष्ट किया जा सकता है। परम हिंदू व दकिया सुन्नी मुसलमान महिला शिक्षा के विरोधी थे तथा इस पर प्रतिबंध लगाए थे। फिर भी बहुत सी महिलाएं ने इन विरोधियों की पाबंदियों के बावजूद पढ़ना लिखना सीखा। पूर्वी बंगाल में 19वीं सदी के प्रारंभ में कट्टर रूढ़िवादी परिवार में ब्याही कन्या रसुंदरी देवी ने रसोई में छिप छिप कर पढ़ाना सीखा। बाद में चलकर उन्होंने हमार जीवन नामक आत्मकथा लिखी। यह बंगाल भाषा में प्रकाशित पहली संपूर्ण आत्मकथा थी। कैलाश हसनी देवी ने महिलाओं के अनुभवों पर लिखना शुरू किया। देखेंगे, गरीब जनता।
1935 से 1955 ईस्वी के बीच सुदर्शन चक्र के नाम से लिखने वाले एक और मिल मजदूर का लेखन सच्ची कविताएं नामक एक संग्रह में छापा गया। बंगलौर के सूती मिल मजदूरों ने खुद को शिक्षित करने के ख्याल से पुस्तकालय बनाए, जिसकी प्रेरणा उन्हें बम्बई के मिली मजदूरों में मिली थी। यह सब मुद्रण के कारण ही संभव हो सका। समाज सुधारकों ने मजदूरों के प्रयासों को संरक्षण दिया। मजदूरों के बीच नशाखोरी कम करने, सुरक्षितता लाने और राष्ट्रवाद का संदेश पहुंचाने में मुद्रण की सराहनीय भूमिका रही। 19वीं सदी के मद्रासी शहरों में काफ़ी सस्ती किताबें चौक चौराहों पर बेची जा रही थी, जिसके कारण गरीब लोग भी बाजार में से उन्हें खरीदने की स्थिति में आ गए थे। सार्वजनिक पुस्तकालय खुलने लगे थे, जिससे किताबों की संख्या बढ़ी। ये पुस्तकालय अधिकतर शहरों या कस्बों में होते थे और कहीं कहीं संपन्न गांवों में भी पुस्तकालय स्थापित होने लगे। स्थानीय अमीरों के लिए पुस्तकालय खोलना प्रतिष्ठा की बात थी। कारखानों में मजदूरों से बहुत ज़्यादा काम लिया जा रहा था और उन्हें अपने बारे में लिखने की शिक्षा तक नहीं मिलती थी। लेकिन कानपुर के मजदूर काशी बाबर ने 1938 ईस्वी में छोटे और बड़े सवालों पर लिखा और उसे प्रकाशित करवाया। इस लेखक ने जाति और वर्गीय शोषण के बीच का रिश्ता समझाने की कोशिश की। 19वीं सदी के अंत में जाति भेद के बारे में लिखा जाने लगा। ज्योतिबा फुले ने जाति प्रथा के अत्याचारों पर लिखा। यहाँ से सुधारक 19वीं शताब्दी के समाज सुधारकों ने पत्र पत्रिकाओं द्वारा सती प्रथा, विधवा विवाह, बाल विवाह, मूर्ति पूजा, जाति प्रथा और ब्राह्मणवाद को समाप्त करने के लिए अपने लेखों के द्वारा आवाज़ उठाई। समाज सुधारकों ने सामाजिक और धार्मिक कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया। सुधारकों की यह कोशिश थी कि मजदूरों के बीच नशाखोरी कम हो सकता है और उन तक राष्ट्रवाद का संदेश भी पहुँचता रहे। 19वीं शताब्दी के अंत में जाति भेद के बारे में तरह तरह की पुस्तिकाओं और निबंधों में लिखा जाने लगा था। निम्न जातीय आंदोलनों के मराठी तथा ज्योतिबा फुले ने अपनी गुलामगिरी 1871 ईस्वी में जाति प्रथा के अत्याचारों पर लिखा। 20वीं सदी में महाराष्ट्र के भीमराव अंबेडकर और मद्रास के ईवी रामस्वामी नायकार ने, जो फुरियार के नाम से जाने जाते थे, जाति पर जोरदार ढंग से लिखा और उनके लेख को पूरे भारत में पढ़ा गया। स्थानीय विरोध आंदोलनों और संप्रदायों ने भी प्राचीन धर्म ग्रंथों की आलोचना करते हुए नए और न्यायपूर्ण समाज की सपना बुनने के मुहिम में लोकप्रिय पत्र पत्रिकाएँ और गुटके छापे। आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन ऑन कर लें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और नेक्स्ट वीडियो में आपको हम इकाई 2 समकालीन भारत 2 भूगोल इकाई 1 संसाधन एवं विकास के बारे में संपूर्ण प्रश्न उत्तरों को बताएंगे। तो इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और तक के वीडियो में हमने रोज़ाना की ज़िंदगी, संस्कृति और राजनीति की सेक्शन 3 में डेली लाइफ, कल्चर एंड पॉलिटिक्स के बारे में समझे हैं।